Hello friends, my name is Hanil Jain. I welcome you all to my YouTube channel Motivational Guru. मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो हम लेके आए हैं पार्ट 3, दैट इज तीसरा पार्ट राज के पुरोहित जी के इंटरव्यू का। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्हें गौ रक्षा कानून और बहुत सारी चीजों के बारे में वो कैसे बताते हैं। उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं की जाती, मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं की जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे ही आज हमारे राज के पुरोहित जी की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और उन दोनों में मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था और यूनिवर्सिटी हॉस्टल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था मरीन ड्राइव पर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्टल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन में मुंबई के जो जुराना कॉम्प्लेक्स है उसका भी जीत कर आया, जहाँ पर कम्युनिस्टों का गढ़ था। और इन दोनों में जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी कि जो सक्रिय हो, पार्टी का काम बढ़ाए। और हमारे उस समय के नेता स्वरूपचंद जी गोयल, जयवंतीबेन मेहता, प्रेम कुमार शर्मा, नानू भाई पटेल, विनोद जी गुप्ता, राम नायक जी, मैं उस समय था, सक्रिय था राजनीति में, छात्र राजनीति में तो बहुत पहले से बहुत सक्रिय था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप महामंत्री बनोगे। उस समय तो मेरी उम्र करीब 22 साल ही थी। मैंने कहा महामंत्री बनना है, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई का महामंत्री बनना है। और ये सारे एमएलए, एमपी, जयवंतीबेन आप जानते कितनी बड़ी नेता, प्रेम कुमार शर्मा, विनोद गुप्ता। तो मैंने कहा मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। नहीं, बोले तुम महामंत्री बनो। और मैं महामंत्री बन गया, सबसे कम उम्र का। मुझे लोग हंसते थे महामंत्री जब देखते थे। और जब मैं मुंबई की बैठक में भी जाता था ना, भारतीय जनता पार्टी मुंबई की बैठक में, तो सबकी कम उम्र में, सबसे कम उम्र में वहाँ बैठता था। तो सब मेरी तरफ भी देखते थे, ये जनरल सेक्रेटरी है। और मैं महाराष्ट्र की बैठक में भी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते गया तो पूरे महाराष्ट्र, उस समय जिप बहुत छोटी थी, उस समय सब देखते थे ये तो कॉलेज में जाने के दिन है और ये तो महामंत्री है। और मैंने बहुत काम किया, लेफ्ट राइट सेंटर, रात भर जागना, पोस्टर लगना, जयवंतीबेन के चुनाव में जो काम लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा। और 85 के चुनाव आए, मैं कि समय की मर्यादा है इसलिए जम मार रहा हूँ, नगर पालिका के। अब प्रश्न आया कि वार्ड नंबर 11 में शांतिलाल पटेल उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी में राम नायक जी अध्यक्ष थे। वहाँ पर उनके सिटिंग थे कॉरपोरेटर और मैं वहीं से टिकट मांग रहा था। जनता पार्टी बोले नहीं, हमारे व्यक्ति, हमारे कोई सीट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी बोले नहीं, ये कालबा देवी है, यहाँ विनोद गांधी हमारे कॉरपोरेटर थे, इसलिए हमारे कोई मिलेगी। जबरदस्त संघर्ष हुआ, पार्टी मेरे लिए पीछे खड़ी थी। और प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे, राम नायक जी ने कहा, अभिनंदन करना चाहता हूँ पार्टी का, बोले अगर 211 सीट छोड़ते हो तो समझौता है, नहीं तो समझौता नहीं है। मैं नमन करता हूं नेताओं कि मैं हॉस्टल में था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और मुझे उम्मीदवार बनाया। अब उम्मीदवार का घर तो होना चाहिए, तो हमने ताबड़तोड़ घर लिया कालबा देवी में, 5वें माले पर भारत भवन में एक खोली ली।
और मुझे उम्मीदवार बनाया और पार्टी मेरे पीछे खड़े रही। पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, सब हारे, मेरे सामने धुरंधर लोग खड़े थे, ताकतवर लोग खड़े थे, और मुझे तो कालवा देवी में कोई जानता ही नहीं था। पहचान भी नहीं थी, परंतु युवा फेस और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। अब मैं किस किस का धन्यवाद करूं? अगर धन्यवाद करूंगा तो कुछ तो नाम लोग छूट जाएंगे, परंतु उस समाज के लोगों ने और उस महिला वर्ग ने और विशेष करके उस समय के जैन समाज ने, उस समय का गुजराती समाज ने, राजस्थानी समाज ने मुझे पिकअप कर लिया। और उस भीषण संघर्ष में कोलाबा से लेके बांद्रा तक कोई नहीं जीता, कोलाबा से लेके घाटकोपर तक कोई नहीं जीता। ये 3 जिले कहलाते थे इधर, 3 जिलों में कोई नहीं जीता, मैं जीता, राजकीय पुरोहित जीता। और मैं तो जिस दिन चुनाव थे ना, उस दिन भी किसी को मिला नहीं, घर घर घूमता रहा। और जब शाम को पता चला कि मैं जीत गया, तो कालबा देवी के इतिहास में इतनी पब्लिक कभी इकट्ठी नहीं हुई होगी, मैं गर्व नहीं करता हूं, पर वो एक बार पाए धुनी से लेकर मेट्रो तक इतनी भीड़ थी कि जिस जीप पर मुझे चढ़ाया गया था स्वागत के लिए, वो हिली नहीं। वही वो जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए, लोगों ने इतनी जीप को खींचा, मुझे इतनी माला पहनाई कि मेरा यहाँ गर्दन से ब्लीडिंग होने लगा। मेरे हाथ इतने मिलाए कि हाथ मेरे गए, ऐसा लग रहा था। जो उत्साह था, जिसकी सीमाएं उस पार थी, मेरे समाज को, विशेष रूप से राजस्थानी समाज को, एक राजस्थानी कॉरपोरेटर बने मुंबई शहर में। तो दोस्तों, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर, मैंने कभी राजस्थानी होने में शर्म महसूस नहीं की, मैंने कभी मारवाड़ी होने में कभी शर्म महसूस नहीं की, परंतु मैंने कभी महाराष्ट्रीयन समाज का प्रश्न हो, गुजराती समाज का प्रश्न हो, जैन समाज का प्रश्न हो, गरीब का प्रश्न हो, भाड़ूत का प्रश्न हो, व्यापारी को प्रश्न हो, मेरी ना जात आने दी, ना समाज आने दिया। और मैं आज फिर डंके की चोट पे कहता हूं, मराठी मुझे मराठी समझता है, गुजराती मुझे गुजराती समझता है, जैन मुझे जैन समझता है, अग्रवाल मुझे अग्रवाल समझता है, मैसरी मुझे मैसरी समझता है, हर व्यक्ति गरीब मुझे गरीब समझता है, बाड़ूत मुझे बाड़ू समझता है। मैं ये बात तो जरूर कहूंगा, ये ईश्वरीय कृपा है, मेरा घमंड नहीं है, ईश्वरीय कृपा है। हर व्यक्ति को लगा कि राज मेरा है, हर व्यक्ति को लगा कि राज हमारा है। और उस समय भैरू सिंह जी शेखावत, टॉवरिंग पर्सनैलिटी, जब चुनाव में यहाँ पर आए तो उन्होंने कॉटन एक्सचेंज में एक ही कहा, मुझे तो उम्मीदवार नहीं बोला, मैं तो इस बच्चे के लिए आया हूं। और आपको लगता है कि ये उम्मीदवार है? पब्लिक ने बोला है, तो पर लगता है क्या? बोले नहीं लगता। जिस घर में मैं चुनाव जाता था तो 24 साल का था, मेरा बेटा भी 24 साल में बना, मैं भी 24 साल में नगर सेवक बना, बेटा भी वहीं कालबा देवी से बना, मैं भी कालबा देवी से बना। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कालबा देवी, मुंबा देवी सी वार्ड की जनता को, मुंबा देवी माँ को, गोल्डी जी पारसनाथ को अभिनंदन चरणों में। ये माँ मुंबा देवी की कृपा है, ये माँ पद्मावती की कृपा है, ये माँ पद्मावती की कृपा है, गोल्डी जी की कृपा है। जहाँ से मुंबई की शुरुआत हुई, वहाँ से बाप बेटे दोनों कॉर्पोरेटर बने और दोनों 24 साल में बने, और फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। धन्यवाद करना चाहता हूं कांति भाई सिरोही का, धन्यवाद करना चाहता हूं उमेदमल जी का, धन्यवाद करता हूं मोहनलाल जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं दागिना बाजार का, धन्यवाद करना चाहता हूं काकूभाई मेहता का, धन्यवाद करना चाहता हूं जयंती बहन और सूरजचंद जी गोयल का, प्रेम कुमार शर्मा का, नानू भाई पटेल का,
जो मेरी रेल चालू हुई वो थी लोकल, बन गई राजधानी। और जो मैंने प्रभावी ढंग से महानगर पालिका में काम किया, 11 लोग ही थे महानगर पालिका के 170 में, सिर्फ 11 नगर सेवक थे। पर जो ना पीछे देखा, पार्टी में धीरे 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 मेरी लोकप्रियता, लोगों में लोकप्रियता, और आते आते 19 तक तो एमपी के कैंडिडेट की मेरी चर्चा होने लगी, महापौर बनने की, मेयर बनने की चर्चा होने लगी, एमएलए बनने की चर्चा होने लगी। और अंत में ये सब मेरे कामों को देखते हुए और भाड़ूतों का और व्यापारी, 2 सेक्टर, जब भी कोई प्रश्न आया हो नगर पालिका में, महिलाओं का प्रश्न हो, विद्यार्थियों का प्रश्न हो, भाड़ूता का प्रश्न हो, व्यापारियों का प्रश्न हो, गरीब लोगों का प्रश्न हो, मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, न चलने दी नगर पालिका। ये तो मेरे खून में है। जहाँ राज खड़ा हुआ, नगर पालिका हो या विधानसभा, बंद होती ही थी। और धीरे धीरे राजमाता सिंधिया जी के संपर्क में आया। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ ग्वालियर स्टेट, राजमाता विजय रहे थे, साक्षात देवी थी, हिंदुस्तान में एक आधार स्तंभ थी। और इतने कम उम्र में उनका पावर ऑफ अटॉर्नी बनना मुझे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में लाया। अटल जी से संपर्क के कारण हुआ, लाल कृष्ण अडवाणी से उनके जी के साथ उनका संपर्क हुआ, राष्ट्रीय नेताओं के साथ संपर्क हुआ, उनके साथ घूमने का मौका मिला, ग्वालियर में जाने का मौका मिला, देश के विभिन्न भागों में मौका मिला, मुझे एक्सपोजर मिला। और उस समय के सिटिंग एमएलए ललित जी कापड़िया, वो रहे नहीं रहे, परंतु उनको बहुत आत्मविश्वास था कि उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और मैं वहां सी वार्ड की जनता और मां मुंबा देवी की कृपा और लोगों का साथ, उस समय मैं जरूर बोलूंगा, दर्शन सागर सूर्य जी महाराज और चंद्रानंद सागर जी महाराज और उनका वास्केप। मुझे आज भी लगता है कि राजनीति की सफलता की सीढ़ियों पर जो चढ़ रहा हूं, उसमें दर्शन सागर सूर्य जी महाराज का आशीर्वाद है। समय की मर्यादा है। मेरे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वो मुंबा देवी में, कालवा देवी में रुके, 4-4 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, और मैं जीतूं उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। मैं दर्शन सागर सूर्य जी महाराज को नमन करता हूं, चंद्रानंद सागर जी महाराज को नमन करता हूं। फिर मैंने उनके चंद्रानंद सागर जी के महाराज की आचार्य की पदवी ली, का चढ़ावा लिया। विभिन्न समाजों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। रामलीला हो, चौपाटी की, जनता की पुकार हो, राजपुरोहित, वहां की व्यवस्था हो, राजकीय पुरोहित, एमएलए का टिकट मिला, ये सपना था सब, बहुत कम उम्र थी। ये साक्षात ईश्वरीय शक्ति ने यहां तक पहुंचा। और उन दिनों में मैंने एमएलए बनने के बाद एक विषय लिया, वो लिया भाड़ूतों का कल्याण। भाड़ूत दुखी था, परेशान था, लैंडलॉर्ड से परेशान था, कोर्ट केसों से परेशान था, गिरती हुई बिल्डिंगों से परेशान था, नरक का जीवन जी रहा था, नरक का जीवन जी रहा था। माड़ा के अधिकारी, माड़ा के कॉन्ट्रैक्टर, माड़ा के आर्किटेक्ट, भ्रष्टाचारी भाड़ूतों का खून पी रहे थे, आज भी पी रहे।
मेरे पिताजी का मुझे याद आया कि बेटा तेरे को तो मैं सब कुछ दे के जा रहा हूँ, घर बार जमीन जायदाद पैसा टका, लड़ना तो गरीबों के लिए लड़ना। मैंने मुद्दा उठाया, मुंबई भारत एकता महासंघ की स्थापना की, लड़ा। उन्हीं दिनों में राम मंदिर का मुद्दा आया, 2 बार अयोध्या जाने का मुझे मौका मिला, जेल में वहां रहने का मौका मिला। वहां के मुल्ला मुलायम सिंह की बर्बरता देखने को मिली, तो कल्याण सिंह की हिम्मत देखने को मौका मिला। राम मंदिर का ढांचा गिरा, 500 साल के बाबरी मस्जिद के युग का अंत हुआ और राम मंदिर की शुरुआत हुई। और आज हम सब लोग राम मंदिर अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे। ये जिसके किसी के भाग्य हमें ना वही दे सकता है। शांतिलाल जी देरासर पैदुनी का विषय आया, आज भी केस चल रहा है। घाटकोपर के जैन मंदिर का मुद्दा आया, विले मार्ले के जैन मंदिर का मुद्दा आया, जबरदस्ती ट्रस्ट में सरकारी ट्रस्टी घुसाने चाहिए वो मुद्दा आया, कबूतरा का मुद्दा आया, गौशाला का मुद्दा आया, गायों का मुद्दा आया, जहां भी जीव देवा का मुद्दा आया, मैंने प्राण को प्रतिष्ठा दाव पे लगाकर जीव दया के मुद्दों के साथ खड़ा रहा। मैं आज ये कहने के लिए कहना चाहता हूं, ये देश है जो है ना, ये देश किसका है? भगवान राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश महावीर का है, ये देश बुद्ध का है। और ये देश अगर सांस ले रहा है तो राम कृष्ण महावीर और बुद्ध के नाम की सांस ले रहा है। ये देश जिंदा है तो राम महावीर कृष्ण और बुद्ध के का कारण जिंदा है। और इस देश में भगवान महावीर भगवान की जयंती पर कत्ल खाने चले, मैंने तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, चुकाया। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस दिन महावीर भगवान के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के कारखाने बंद हुए, कत्ल खाने बंद हुए, पाटकर हॉल में बड़ा कार्यक्रम था। दीपचंद जी गार्डी, सर्वोच्च नेता ऑफ जैन कम्युनिटी, मुझे क्या क्या पदवियां दी, जैन रत्न दिया, जैन ये दिया, वो दिया, वो दिया, और मुझे गले में मिला के रोए। जैन समाज के कई नेता बिला मातुश्री के वहां जो एक सभागृह था पहले, अभी बंद है, आजकल टूट गया, वहां पर मेरा सत्कार हुआ, रोए। मैं आज भी भूल नहीं सकता हूं कि भगवान महावीर जयंती के दिन और जो ये क्रम चालू हुआ, महाराष्ट्र ने लीड ली, मुझे मौका मिला और धीरे धीरे पूरे देश में महावीर जयंती के अंदर कत्ल खाने बंद हुए। महाराष्ट्र में उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं क्रमानुसार नहीं जा रहा, जो मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूं। गायों का विषय आया महाराष्ट्र की विधानसभा में। मुझे मालूम है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े जैन नेता थे, सुराणा जी, जो जैनों के लिए अपनी जिंदगी दे दी उन्होंने। वैसे कई लोगों ने जिंदगी दी है, कई लोगों ने। मैं भी आज पथमेरा गौशाला से जुड़ा हुआ हूं, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। दत्त चरणाचरण जी को मैं नमन करता हूं, जो जैन साधु साध्वियों ने, शंकराचार्यों ने जो मुझे जीव दया के बारे में बताया। तो मुझे अशोक जी सिंगल ने बुलाया कि तुझे ये गो बिल पास कराना है, गो रक्षा बिल कानून पास कराना है महाराष्ट्र की विधानसभा। मैं मंत्री था, लिया वो बिल हाथ में। नारायण राणे उस खाते के मंत्री थे उस समय, और सब ने मुझे कहा कि राजपुरोहित जी ये बिल पास करना है तो आपकी जिम्मेदारी है।
गोरक्षा बिल आपको करना है। मैं मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन समझता हूं। मैं पिकेट और हनुमान जी मंदिर गया, गौरी जी मंदिर गया और पूरा दिन पहले उस दिन दर्शन करने में लगाया कि मुझे मालूम था वो बिल पास होने वाला नहीं, विरोधी पक्ष पास होने देने वाले नहीं है, पर मैं ही मंत्री, मैं ही सचेतक, मेरी चलती थी। गोपीनाथ जी बोले हम सब जा रहे, तू बिल पास करा लेना। बिल की शुरुआत हुई 10:15 बजे रात को। बिल नारायण राणे जी ने रखा। अब मुझे बोले राज तेरा जिम्मेदारी है पास कराने का। मैंने सारे युवा एमएलए को बुलाया, मैं कही बिल पास कराने का। और कुछ समय कांग्रेस ने और एनसीपी, जो कांग्रेस एक ही थी मुझे लगता है वहां उस समय, देवकर करके एक था, देवकर करके एमएलए, 1.5 घंटे तक उसके विरोध में बोला। एक कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए था जो 1.5 घंटे बोला विरोध बिल के विरोध में, गाय कत्ल होनी ही चाहिए। हाउस एडजॉन पे एडजॉन, हाउस बंद पड़े, हाउस बंद पड़े, विधानसभा बंद पड़े, हाउस विधानसभा पड़े बंद पड़े। फिर मुझे रात को मनोहर जोशी जी का फोन आया, मुख्यमंत्री जी थे। क्या हुआ? मैं कहा था नहीं तू बिल पास करा के ले। गोपीनाथ जी मुंडे का। तो मैंने कहा आप आ जाओ भाई, मेरे को मंडे के लिए काय को छोड़ा अकेले को, आप आ जाओ। तो बोले मुख्य सचेतक तू है या मैं हूं, तू बोल हम आते। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आधे घंटे के बाद विचार करता हूं। मैंने स्पीकर के कहा कि क्या कर रहे हो आप, बिल पास क्यों नहीं होने दे रहे? तो मैं क्या करूं? बोले हाउस चल रहा है, वो बोल रहे, मैं किसी को बोलने से बंद नहीं कर सकता हूं। झड़प हो गई, रात को 2:15 बज गए। फिर मैंने व्हिप इशू किया कि सोए हुआ एमएलए हो या मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, सब विधानसभा में आओ। तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार हाउस एडजॉर्न होने के बाद स्पीकर बोले नहीं मुझे सुनाई देता है, जब तक मुझे इसका मेजोरिटी आवाज नहीं होगी तब तक मैं बिल पास नहीं करूंगा। अब कुछ बातें ऐसी है जो मैं यहां बता नहीं सकता। मैंने उस समय मैनेज किया, मैंने विधानसभा की नहीं कहना, आवाज को मैनेज किया। फिर क्या करे, वो जो मौका था ने सब चालू करवाए और सब चिल्लाए, जूते उठा के उसको आवाज लगाई, नीचे टेबल बजाई, आमने सामने लड़ाई, ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। फिर अंत में ऐसी जोर से आवाज की, ऐसी दमादम आवाज की, दमादम आवाज की, दमादम इतनी आवाज की, गौ माता जिंदाबाद, गौ माता जिंदाबाद। और अंत में एक समय ऐसा आया, वोटिंग का आया, हमने एक साथ खड़े हो गए सब लोग, और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि बिल इज पास्ड। जिंदगी में ऐसा क्षण मेरे हाथों में, गो बिल पास हो गया, महाराष्ट्र में गोवंश का कत्लेआम बंद हो गया। और उस समय पूरे गो भक्त जितने थे महाराष्ट्र के, बड़ी बड़ी जैन हस्तियां, बड़े बड़े जैन अग्रवाल, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विधानसभा की गैलरी में बैठे हुए थे। जब मैं बाहर निकला, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, सबने मुझे गले में लगाया और वहां रो रहे थे सब, जिन्होंने सारी जिंदगी दे दी गौ माता की रक्षा के लिए, वो सब रो रहे थे। मुझे उठाया और जुलूस के रूप में विधानसभा में घुमाया, गौ माता जिंदाबाद, राजकीय पुरुष जिंदाबाद। मेरी जिंदगी में वो क्षण
कि मैं लाखों गायों को बचा सका महाराष्ट्र में। पार्टी ने मौका दिया और बिल पास कराने की जिम्मेदारी आई। बिल तो रखा था नारायण राणे जी ने, उन्होंने भी मुझे धन्यवाद दिया कि राजपुरोहित जी तेरी वजह से बिल पास हुआ है। अशोक सिंघल जी का रात को फोन, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बेटा धन्यवाद। एक बात मैं आपको बताऊं, उस दिन का आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। जब हम विधानसभा से बाहर आए 4:15 बजे, खूब मिठाई बटी, खूब लड्डू बटाए। प्लीज मैं इस समय जैन समाज की ज्यादा नाम लूं तो आप बुरा मत माने। जो जीवदया प्रेमी थे उसमें ज्यादातर लोग अग्रवाल और जैन समाज के लोग थे, महसी समाज के लोग थे, वैष्णव समाज के लिए थे, गो भक्त थे। बाहर खड़े थे सैकड़ों की संख्या में रात को, और महाराष्ट्र भर से वो आए थे, मिठाइयां बांट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। उस समय का आप सोच नहीं सकते। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, विधानसभा में नरीमन पॉइंट में उस समय 12 से 13 गायें बाहर खड़ी थी। कैसे आई होगी वो गाय? नरीमन पॉइंट में तो खाने को नहीं, चारा नहीं, कभी गाय आ नहीं सकती। 10 से 12 वहां गायें खड़ी थी। कि भगवान कृष्ण का प्रताप था कि गाय भी शायद बिल सुनने आई थी, वो खुशी में शामिल होना चाहती थी, और कई लोगों ने डरते डरते लड्डू गायों को भी खिलाए। आज भी जब मुझे कभी मौका मिलेगा ना बुक लिखने का, दो प्रसंगों का, तो मैं, बहुत सारे प्रसंग हैं पर ये 2 प्रसंग है। एक भगवान महावीर की जन्म दिवस पे कत्ल खाने बंद करना, फिर पोल्यूशन में बंद कराना, और एक गो बिल का पास कराने का मेरे जिंदगी का अभिन्न अंग है, और तीसरा भाड़ूतों के लिए नया कायदा कानून बनाने का। क्या बहुत दिया विधानसभा ने, बहुत काम करने का मौका मिला। 11 मिनिस्ट्री, हाउसिंग, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्लम रिहेबिलिटेशन, लेबर वेलफेयर, 11 मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट लेबर वेलफेयर बोर्ड, मुख्य सचेतक। आपको मालूम है मुख्य सचेतक क्या होता है? मैं आपको दर्शकों को बताता हूं। मुख्य सचेतक मतलब चीफ व्हिप, व्हिप मतलब डंडा। गायों के लिए मुझे आंख से आगे, व्हिप मतलब डंडा। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। मैं महाराष्ट्र की मराठी जनता को नमन करता हूं। मैं मराठी भाषिकों को नमन करता हूं, मराठी भाषा को नमन करता हूं। ऐसे मराठी भाषा का सवाल आया तो मैं एक बात बता रहा हूं। मैं जब कॉर्पोरेटर था ना, तो मैं कॉर्पोरेटर तो बन गया था। उस समय हमारे ये कर्नाटक महाराष्ट्र का जो झगड़ा है ना, आंदोलन बहुत जोर में था, और छगन भुजबल उस समय हमारे मेयर थे नगर पालिका में, और हम सब लोग आंदोलन के लिए कर्नाटक की चले। अपने को तो कोई मराठी भी नहीं आती थी, नए नए थे, तो बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग सब कर्नाटक की तरफ चले। तो हम पहुंचे एक निपाणी करके जगह है, तो निपाणी में आंदोलन किया। तो वहां की कर्नाटक की पुलिस ने खूब धोया हमको, जो मारा तो भाग के जंगलों में वहां घुस गए। जो जैसा लगा ना उधर गए, तो उधर भी जाके पुलिस ने पकड़ा। और वहां कोई चिकोड़ी करके जगह है 10-12 किलोमीटर निपाणी से, या क्या पता कितनी होगी मालूम नहीं, वहां की जेल में जाके टिका दिया। इस घर्षण में मेरा पजामा फट गया। तो कर्नाटक में लुंगी बहुत लोग पहनते हैं, तो एक आदमी को मेरे पे दया आ गई, उसने बोला लुंगी पहन लो, पजामा बहुत फट गया है। तो मैंने लुंगी ली और वहां पर रात भर जेल में रहे। दूसरे दिन 4 बजे वहां का जज भी तकड़ा, 4 बजे 5 बजे पहले रात को इनको छोड़ना, छोड़ तो दिया, और हाईवे पे छोड़ देना। हम थे 40, 50, 100, 200, 300 हो गए सब लोग, भूखे प्यासे। हम छोड़ दिया तो कौन सी दिशा में जाना? तो हम
अंधेरे में हाईवे था, उस समय के हाईवे भी छोटे होते थे। हम चले भूखे प्यासे, कोई हमारी इतनी संख्या देख के रात को 12-2 बजे के कोई ना तो गाड़ी रोके, ना कोई ट्रक रोके, ना कोई मोटरसाइकिल रोके, ना कोई नहीं रोके। अच्छा, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं वही मालूम नहीं। हमने सोचा महाराष्ट्र की जा रहे हैं, कोल्हापुर की साइड में जा रहे हैं। निपानी से साहब में एक क्या होता है स्टेशन है जहाँ मीरज जा रहे हैं। तो फिर एक मोटरसाइकिल को पकड़ा जबरदस्ती, ऐसा चेना, तो गिर गया डर के मारे। इतने बोले मर गया, बोले थे नहीं मारेंगे तो पूछ हम मीरज की दिशा में कौन जा रहे हैं। तो बोले आप कहाँ से आ रहे हो? बोले हम निपानी से आ रहे हैं। तो बोले नहीं, ये तो कर्नाटक की तरफ जा रहा है। तो हम 3 किलोमीटर उल्टी दिशा में चले। फिर बोले मीरज की उल्टी दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ तो महाराष्ट्र आएगा। बैठ गए। फिर साइकिल वाले को हमारे पे दया आ गई। बोले एक काम करो, आप किसी को जानते हैं वहाँ पर? कोणाला ओळखतात का तुम्हें मराठी में? तो एक आदमी हमारे वहाँ साथ में था ना, बोले हाँ मैं बोलता हूँ। तो बोले इतने लोगों को तो 2-4 ट्रैक्टर आएंगे ना तो या पहुँच सकते हैं, या 4-5 बसें आएगी तो ही पहुँच सकते हैं। फिर वो गया वहाँ पर, बसेस की व्यवस्था की, पहले पानी की व्यवस्था की, बिस्किट की व्यवस्था की। तब तक बेचारे भूखे प्यासे कई लोग तो वहाँ सो गए हाईवे पर ही। तब जाके सवेरे होते 6-6:30 बजे 2-3 ट्रैक्टर आए, 2-3 बसें आई और हम मीरज गए। और मीरज के लोगों ने, मराठी जनता ने खूब स्वागत किया, खूब पानी पिलाना, चाय पिलाना। वहाँ नाश्ता मतलब भजी होते थे, कुछ दूसरा या बटाटा तो भजी खिलाए। ये ज़िंदगी का एक है कि जहाँ कर्नाटक के आंदोलन में जो स्थिति निकली और लुंगी में, पर 3 दिन मुझे लुंगी में कोई था ही नहीं पजामा। फिर कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से मुंबई आए, एक ज़िंदगी में वो एक। तो मैं कह रहा था कि मराठी जनता, मैं चीफ विप बना ना, तो 90 में जब MLA बना तो मुझे उन्होंने कहा, प्रेम कुमार शर्मा ने, तू चीफ विप बनेगा? मैं कहा बनेगा, मैं तो विधानसभा में चीफ था और नेता था। तो बोले तू चीफ विप बन जा। तो गोपीनाथ जी बोले नहीं प्रेम तुम ही बना, ये अनुभवी है, त्यांना बनवून द्या। तो खड़से जी को कहा, तो खड़से जी ने बोला नहीं प्रेम तुम ही आप जो बोलते वैसे करा तुम ही। तो मैं 6 महीने हुए थे विधानसभा शुरू होने के बाद, और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है, महाराष्ट्र की विधानसभा में जिसको मराठी बोलने नहीं आती, मैं उस दिन व्हिप बना था। अभी तक मुख्य सचेतक विधानसभा में बीजेपी चलाने वाला। और आज भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, दादा का और देवेंद्र फडणवीस जी का, आशीष शेलार का, कि आज मुझे फिर से, मैं MLA नहीं हूँ, फिर भी मुझे प्रतोद विधानसभा का प्रभारी बनाया। मैं 30 साल तक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की चलाई, और इतनी अच्छी तरह से चलाई कि मेरी प्रशंसा अडवाणी जी ने की, अटल जी ने की, समय समय पर प्रमोद महाजन ने की, गोपीनाथ जी तो मेरे दीवाने थे काम के। और लोग हंसते हंसते मैं बोलता था कि आपके ज़िंदगी में 12 महीने हैं, मेरे ज़िंदगी में तो 8 महीने हैं। बोले ऐसे कैसा? मैंने कहा नहीं, आपके महीने में 12 महीने होते हैं वर्ष में, मेरे तो 8 महीने हैं, क्योंकि मैं 4 महीने ज़िंदगी के 30 सालों से सिर्फ विधानसभा में, सवेरे उठ के जाना और रात को लास्ट में देरी से विधानसभा बंद होती ना, जब कर्मचारी भी जाते थे तब दूसरे दिन का बिजनेस तैयारी करके मैं आता था। पूरे लगातार मैंने एक अपनी ज़िंदगी का 4 महीने, और उसमें मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत अनुभव दिया। और विधानसभा के अंदर जब मैं कोई विषय लेता था तो लास्ट तक उस विषय को संभालना था, संघर्ष करता था। आगे ये नहीं देखता था कि कौन है, मैं ये देखता था कि मेरी पार्टी को क्या चाहिए। मैं ये नहीं देखता था कि मैं किससे लड़ाई कर रहा हूं, सामने शरद पवार जी हो या विलास राव देशमुख हो या कोई भी हो। मैं ये ही देखता हूं कि मेरे पार्टी का हित किस में है, मैं यही देखता हूं कि मेरे समाज का हित किस में है, मैं ये देखता हूं कि जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा है उनका हित किस में है। मैं ये देखता हूं कि जिनकी कोई नहीं आवाज़ उठाता व्यापारी समाज की,
उस व्यापारी समाज में महाराष्ट्र में कोने में बैठा हुआ हो, वो एलबीटी का विषय हो या वेट का विषय हो, कैसा भी विषय हो, विधानसभा मैंने कभी चलने नहीं दी। कुछ बोलते थे व्यापारियों का एजेंट है, मुझे बोले विधानसभा में ये दलाल है, तो मैंने कहा जब व्यापारियों का दलाल बोलते थे ये भी बोलो ना कि मैं गरीब भाड़ूत का भी दलाल हूं, उनके लिए भी तो लड़ता हूं। आप यही बोलो गरीब महिलाओं के लिए लड़ता हूं, विद्यार्थियों के लिए लड़ता हूं, एडमिशन के लिए लड़ता हूं, समाज हित में लड़ता हूं, मराठी प्रश्नों के लिए लड़ता हूं, मराठी अस्मिता के लिए लड़ता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई प्रश्न हो तो उसके लिए लड़ता हूं, वो भी आप बोलो। बहुत लंबी यात्रा है। और उसमें जो भाड़ूतों का मुझे जो 92 में जो कानून आया कि रेंट टैक्स खत्म होना चाहिए, तो मुझे तो पहले ध्यान में ही दिया यार, समझ, मैं आप माफ करता हूं, मराठी इतनी कमजोर थी कि मुझे वो विषय समझ में नहीं आया। तो मैं और मुंडे जी बैठे थे, तो विषय आया कि ये जो सब कमेटी बने रही है बिल के बारे में, तो बिल में बुमाम हुई तो कि इस बिल को सब कमेटी के पास भेजो। तो उसमें से कमेटी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसको भेजा जाए, तो उस समय प्रेम कुमार शर्मा भी थे, उस समय दूसरे लोग भी थे। मुंडे जी ने कहा कि राजपुरोहित तो भाड़ूतों के लिए बहुत बोलता है ना, तुम जाओ इसमें कमेटी में, और हसूर राणी जी को भी भेजा। अब हसूर राणा जी तो देवता आदमी, जब मैंने ये रेंट टैक्स पढ़ा, भाड़ूतों का कानून पढ़ा, तो मेरे देखते 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 मेरे मन में एक चेतना पैदा हुई, ये क्या होने जा रहा है, रेंट टैक्स तो खत्म हो जाएगा, रेंट टैक्स खत्म हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड तो मालिक बन जाएंगे, और मालिक बन जाएंगे तो गरीब भाड़ूतों को तो रास्ते पे फेंक देंगे, मार देंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं नगर सेवक के रूप में मैंने उनके दर्द, दुख, वेदना देखी हुई थी। छोटी छोटी खोली में रहने वाले, 10 बाई 10 की खोली में रहने वाले व्यापारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, कोई भी हो, भाड़ूत भाड़ूत है। छोटी छोटी दुकानों वाले, कोर्टों में केस, वकील, ये गरीब आदमी कहां से उसमें पैसा भरेगा, कहां से वकील करेगा। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, उस कमेटी में भी मुझे भगवान ने भेजा। शायद उस समय मैं मुंडे जी के सामने होता तो मैं उस कमेटी में नहीं होता, तो जा भी नहीं जाता नहीं। और जाने के बाद धीरे 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 सामने हसू जी थे, तो हसू जी बोलते थे, हसू जी के सामने मेरे बोलने की क्या अकल, क्या हिम्मत थी। पर हसू जी को मैंने एक दिन कहा कि हसू जी अभी मुझे बोलना पड़ेगा, मैं माफी चाहता हूं। तो बोलते रहे भाड़ूत है तेरे कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा आप होते हो तो मैं नहीं बोल सकता। तो बोले ठीक है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, तू बोल। और फिर मैंने जो उसमें पढ़ाई की, जो मैंने वो रेंट एक्ट को समझा, मैं भाड़ूतों को कहना चाहता हूँ, और महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र के जो वकील है ना स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, वो जानते हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा सदस्य जानते हैं, सुरेश दादा जैन जानते हैं। उस कमेटी के चेयरमैन कौन था मालूम है? छगन भुजबल। उस कमेटी का चेयरमैन कौन रहा? नारायण राणे। उस कमेटी का चेयरमैन कौन रहा? सुरेश दादा। इतनी तोपें जो अध्यक्ष थी। पर दोस्तों, मैं भाइयों कहना चाहता हूं, मैंने वो कमेटी को चलने नहीं दी, लड़ा, एक एक शब्द के लिए लड़ा, एक एक शब्द के लिए, एक एक शब्द की डेफिनेशन के लिए लड़ा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, मैंने रेंट टैक्स बनने नहीं दिया। और ऊपर वाले की कृपा देखो, मैं 95 में हाउसिंग का मिनिस्टर बना, और सुरेश दाना जैन प्रमुख बने और मैं उप प्रमुख बना उसी कमेटी का। मुझे लगता है कि वो भाड़ूतों के लिए ईश्वर ने सुना। अगर मुझे हाउसिंग नहीं देते तो मैं उप प्रमुख नहीं बन सकता था। और मैंने सुरेश दादा जैन को कहा, दादा आप जलगांव के लिए लड़ रहे हैं ना, कोई किस आदमी आमदार उस उत्पादकांसाठी लढता है ना, कोई शुगर फैक्ट्री के लिए लड़ रहा है ना,
कोई एजुकेशन है, मेरा विषय भाड़ूत और व्यापारी दो ही है, मुझे आगे काम करने दो। मैं दमन करता हूँ सुरेश दादा जैन को, शेर का बच्चा। उन्होंने मुझे कहा, राज आप इसकी अध्यक्षता करो, मैं आऊँगा ही नहीं, मीटिंगें शुरू होगी। और सुरेश दादा जैन ने मीटिंगों में एब्सेंट रहना शुरू किया। और मैं जैसा चाहता था, आई वॉन्ट टू बी इन रिकॉर्ड, मैं आपके माध्यम से मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, इतिहास में। रेंट टैक्स तो जहां जहां अंग्रेजों के शासन थे ना, इंग्लैंड में भी रेंट टैक्स है, सिंगापुर में भी रेंट टैक्स है, यूरोप में रेंट टैक्स है, पाकिस्तान में रेंट टैक्स है, गुजरात में रेंट टैक्स है, हिंदुस्तान के शहरों में। पर मैं पहला व्यक्ति था। मुझे उस समय राम जेठमलानी जी हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने दिल्ली बुला के सम्मान किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग ने मेरा वहां पर सम्मान किया और मॉडल रेंट के आगे लड़ा। मॉडल रेंट को सक्सेस नहीं होने दिया। कितना भाड़ा बढ़ रहा था मालूम है? रेजिडेंस में 100 रुपए का 1900 और कॉमर्शियल में 100 रुपए का 3500। 100 रुपया दे रहे हो तो 3500 दुकान में, और यहां 1900, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, उसके ऊपर माड़ा का टैक्स, सेस, और उसके ऊपर अन्य टैक्स बीएमसी के। एक गरीब का भाड़ूत कम से कम 3500 से 4000 पर जा रहा था। कैसे देता? लड़ा और नया रेंट टैक्स फाइनल करने की स्थिति में आया। मेरी सारी जिंदगी भाड़ूतों के लिए थी। वो मैं आया, इतने में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भाड़ूतों के विरोध में आ गया। ये कायदा 31 मार्च 1989 में 98 में 31 मार्च 98 में एक कायदा खत्म हो रहा है। हिल गया महाराष्ट्र, हिल गई सरकार कि अगर ये कायदा खत्म हो जाएगा 31 मार्च 1980 में, तो महाराष्ट्र में 3 से 4 करोड़ भाड़ूत लोग कहाँ जाएंगे? दुकानदार भाड़ूत, कोल्हापुर, सोलापुर, पूना, नागपुर, नासिक, थाने, सभी जगह तो भाड़ूत है। मुंबई लोग क्या होगा? लैंडलॉर्ड बाहर निकलेंगे, इनको निकाल देंगे। और लैंडलॉर्ड इंतजार करने लगे 31 मार्च 98 का। मुझे बुलाया कि राज अब तुम्हारे ऊपर है। उस समय मनोज जोशी जी थे, बाद में नाने नाने बने थे। बोले कुछ करो। सुप्रीम कोर्ट में हार गए। अशोक देसाई खुद टेनेंट भाड़ूत थे, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। मैं दिल्ली गया तो कोई वकील अपना केस लेने को तैयार नहीं। बोले आपका तो पहले से फीस बाकी है, कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट नहीं वकीलों को देने के लिए। पहले मैंने कहा वकीलों का बिल तो दो, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। दिल्ली गया, मैंने 14 वकील खड़े कर दिए, 14। लड़े, केस लड़े। उस समय जो चीफ जस्टिस थे उनके सामने खड़ा हो गया। बोले हु आर यू? कोर्ट में आज की व्यवस्था में फर्क किया थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहा आई एम मिनिस्टर, आई एम ए गवर्नमेंट। तो बोले व्हाट हैपन? मैंने कहा सर अगर ये कानून खत्म हो गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। मीन्स लॉ एंड ऑर्डर इज फेल। मैं कहा सर अभी क्या बोलूं? आई विल सस्पेंड द गवर्नमेंट। ये सरकार अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो गई है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, मैं सरकार करता हूं। तो अशोक देसाई मुझे खींच रहे। मैं कहा सर खींचने से आए, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग? चीफ जस्टिस बोले। मैं कहा सर आई एम टॉकिंग, आई एम द गवर्नमेंट, आप मुझे समय दो। अशोक देसाई बोले कुछ नहीं कहता, और इट इज रिव्यू पिटिशन, जजमेंट आ चुका है। मैं कहा सर भीख तो मांगने दो, हाथ तो जोड़ने दो। करोड़ों लोगों के लिए भीख मांग लेंगे तो बुरा नहीं हो जाएगा, अब भीख मांगने दो।
क्या पता सडनली चीफ जस्टिस के दिमाग में क्या आया, हाउ मच टाइम यू वांट? मैं कहा 4 days। मुझे अशोक देसाई बोले 4 days नहीं 1 week। मैं कहा सारे तो वहाँ कोर्ट में एक आदत है 1 week 2 week का, 1 week में कम बैक। पूरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हिल गया। रिव्यू पिटीशन, हमारे वो केस में रिव्यू पिटीशन डाली थी, केस का नहीं अपील किया था, और अपील रिव्यू पिटीशन इज नेवर एक्सेप्टेड, इट इज ऑलवेज ऑल द मोस्टली इज रिजेक्टेड। और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी। यहाँ आया, मनोहर जोशी ने गले लगाया, सब बहुत वातावरण स्पेशल 24 आवर्स में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन बुलाया। और जो मैंने कहा था 19% भाड़ा बढ़ने वाला था और व्यापारियों का 35% बढ़ने वाला था और बाकी के टैक्स अलग, हमने कितना मालूम है? 1 अप्रैल को जो भाड़ा है, मूल भाड़ा, उसका 4% बढ़ेगा। मतलब 100 रुपया भाड़ा है तो 4 रुपये बढ़ेगा हर अप्रैल को। बाद में 104 पर 4%, अगले साल 104 पे 4%। हमने नया बिल बनाया और सुप्रीम कोर्ट में रातों रात भेजा। दक्षत कौन करे? 33 टेबल पे दक्षत होने थे और 31 मार्च 98 आ गया था। 31 मार्च 1998 रात को 12 बजे भाड़ेकार कानून खत्म हो रहा था। मैं उस समय से प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजा, ये इतिहास में लिखा जाएगा सोने के अक्षरों में। करोड़ों लोगों का जिंदगी का सवाल, करोड़ों लोगों का, पूरा करोड़ों में महाराष्ट्र सांस ले भूल गया था लेना, जो दुकानदार और भाड़ू थे कि क्या होगा। सरकार बोल रही थी क्या होगा। मैं और राजा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मदद की। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, बहुत मदद की। मैंने राम जेठमलानी ने बहुत मदद की, लालकृष्ण अडवाणी ने बहुत मदद की। उन्होंने 24 घंटे में मैंने 39 टेबलों पे सिग्नेचर लिए। अभी इंटरेस्टिंग बात है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने थे 31 मार्च 98 में। मैंने सफारी पहनी। कोई लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, पर राजा है यहां पर ऑफिसर थे, विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास करने वाली बात भी नहीं है और कोई विश्वास करेगा भी नहीं। मैं होऊंगा तो मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। मैंने वो सरकारी पेपर में और राजा लिए, साथ में साइन कराने के राष्ट्रपति के। शाम को करीबन 5:45 बजे राष्ट्रपति भवन गए पेपर लेके, इमरजेंसी ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। मैं विदाउट परमिशन घुस गया अंदर साइड में से। अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा तो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे और एक इतिहास की घटना जो है ना वो अनसीन हो जाएगी। मैं सफारी पहना था, गवर्नमेंट ऑफिसर दिखता ना वैसे दिखा, घुस गया और उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गांधी, उनके कैबिन में गया। हु आर यू? उन्होंने अपॉइंटमेंट देखा पहले। हु आर यू? मैं कहा सर आई एम मिनिस्टर महाराष्ट्र। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? हु हैज ब्रॉट यू हियर? मैं कहा कि मैं कुछ, बोले आप कैसे आ गए? मैं कहा सर मैं आ गया। अरे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी ये नहीं है। मैं कहा वो तो सर आप देखिए कि फाइल देखो आप। तो मैंने तुरंत लगाया फ़ोन और उनको पकड़ा दिया। मैं कहा चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जी वांट्स टू टॉक टू यू। हेलो सर, मैं मनोहर जोशी बोलते बोले चीफ मिनिस्टर साहब बात हुई ना, हमारे मंत्री राजपुरोहित जी आपके सामने खड़े हैं। ये मैं कल्पना कर रहा हूँ क्या बोले होंगे। वो अर्जेंट है, 31 12 बजे तक ये बिल पास होना चाहिए। बोले राष्ट्रपति तो ये अपने राष्ट्रपति महोदय तो तबीयत ठीक नहीं है। बोले सर आप देख लीजिए कैसे है। मेरी तरफ देखने लगा, शुड आई कॉल द पुलिस? मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोले आप मैं पुलिस बुला लूँ? मैं बुला लीजिए सर। तो मैंने नीचे मोबाइल थे ना, राम जेठमलानी को लगाया।
राम जेठमलानी साहब, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी गांधी साहब के सामने खड़ा हूँ और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर कराने 12 बजे तक कानून है, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, आप सर उनसे बात कीजिए ना। उन्होंने गांधी एकदम खड़ा हो गया। राम जेठमलानी, सर सर, अरे मिस्टर गांधी, जो बात हुई होगी उनकी, दिस इज़ वेरी अर्जेंट। मैंने कहा नहीं सर, ये वो है राष्ट्रपति जी की तबीयत नहीं, आप कुछ करिए, सिग्नेचर तो होने हैं। तो ऐसा बैठ गया, गांधी में नाम भी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे बैठ गया। फिर मुंडे जी को मैंने फ़ोन किया। मुंडे जी, मैंने कहा ऐसा ऐसा विषय है, अडवाणी जी को लगा, सब में नंबर लेके है। मैं कहा सर 1 मिनट, डायरेक्ट नंबर। अडवाणी से बहुत प्रेम था ना। मैं कहा सर अडवाणी साहब, मैं राष्ट्रपति भवन में हूँ और वो बिल आपको मालूम है ना, अगर 12 बजे तक सिग्नेचर नहीं हुए तो बोले उनको फ़ोन दो। अडवाणी ने कहा, मैंने कहा अडवाणी साहब, खड़ा हो गया अपनी कुर्सी पे, सर ये सिग्नेचर होने चाहिए, ऐसा बोला होगा कुछ ना कुछ। यस सर, यस सर, यस सर। उसके ऐसा पसीना पोसा उसने। बोले आप यहाँ से जाएंगे? मैं कहा जरूर जाएंगे। कैसे आए थे? मैं कहा जैसे आए थे वैसे जाएंगे। अब चले जाओगे? मैं कहा चले जाएंगे, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। मैं कहा आए जब किसी ने नहीं पकड़ा तो जाए जब कोई। पर मैं कहा जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तो मैं तो नहीं जाने वाला। महाराष्ट्र में लोग, लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं इस बिल का सिग्नेचर होने का, और बहुत मुश्किल हो जाएगी, आग लग जाएगी। लैंडलॉर्ड काट के, मार के, बंदूकों की गोलियों से गुंडे बुला के भाड़ूतों को रस्ते पर फेंक देंगे। महाराष्ट्र में इंतजार कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है। बोले एक कंडीशन है, मैं आपको 9:15 बजे तक साइन करवा दूंगा। तो मैंने कहा हम बाहर बैठते हैं। नहीं, बोले राष्ट्रपति भवन छोड़ो आप। तो मैंने कहा महाराष्ट्र सदन में बैठते हैं। ठीक है, यू वेट फॉर माई कॉल। मैं कहा पेपर, प्रेसिडेंट बैंड विल कम टू डिलीवर योर पेपर फ्रॉम प्रेसिडेंट। आपका सूट नंबर बोलो। मैं कहा सूट नंबर 2। मैंने कहा आप पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, आप पे नहीं भरोसा। नहीं, हैव फेथ इन मी, आई अंडरस्टूड। अडवाणी जी का फ़ोन है, राम जेठमलानी का फ़ोन है, आपके सीएम। हम गए। बोले आप कहीं भी नोंदबद्ध करवाना कि आप राष्ट्रपति भवन में बिना परमिशन के, बिना सिक्योरिटी के आए, नहीं तो कई लोग सस्पेंड हो जाएंगे। गए हम, और भगवान की तरह टक 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 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन, मिस्टर पुरोहित, साइन इज डन, गाड़ी आपकी आ रही है। तो सर मैं अनाउंस कर दूं, सीएम साहब को बोल दूं? बोले यस यू कैन टेल। और यहाँ तो इंतजार कर रहे थे। मैंने 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, मुंडे जी को फ़ोन किया, मीडिया को। मेरे समय एक नवा काल की महिला मेरे साथ थी, पत्रकार, जो मालिक है ना, उनकी बेटी थी वो। उसने अपना कहा, और यहाँ सिरा बाजार में और कालबा देवी में और पूरे मुंबई में दिवाली धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। इससे बढ़कर मुझे लगता है मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हूँ। करोड़ों लोगों का भला मैंने सुप्रीम कोर्ट में नया रेंट टैक्स लाके उसको सस्टेन करके 2000 में नया रेंट टैक्स लाया। एवरी वर्ड ऑफ द रेंट टैक्स, प्रत्येक वर्ड जो रेंट टैक्स का है ना, वो मेरे द्वारा लिखा गया है और मेरे द्वारा उस बुक में है। और वो रेंट टैक्स आज की तारीख में चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रहा है। कितना समय है अपने पास, है ना? थोड़ा तो और एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। हम भी भाड़ूती है। हाँ, आप मेरी वजह से हर में। अब तीसरा मुद्दा आया कि भाड़ूतों का विकास कैसे हो। बैठो ना, आप इतने देर कितने खड़े रहोगे, मजा लो। एक बड़ा इंसिडेंट मैं बोल रहा हूँ कि जब हम आए ना सरकार में 95 में, और मैं हाउस में बना, तो सुरेश दादा ने एक स्पष्ट कर दिया था कि जो जूने हाउसिंग का सेक्टर है ना, वो मैं देखूंगा, और जो स्लम है ना, झोपड़पट्टी, वो सुरेश दादा जैन देखेंगे। और मेरा जूने मकानों के बारे में सभी ने, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, सब ने मान लिया था कि
राजपुरोहित जी थे राइट पर्सन। फिर मैंने कहा कि इनका कैसे हो, नया विकास, पैसा तो है नहीं माड़ा के पास, सरकार के पास पैसा है नहीं, गरीब भाड़ूत के पास पैसा है नहीं, लैंडलॉर्ड इसको रिपेयरिंग करना चाहता नहीं, वो चाहता है ये बिल्डिंग गिरे, भाड़ूत मरे और मेरे को जगह वापस मिले। माड़ा के अधिकारी भ्रष्टाचारी, वो माड़ा के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और लैंडलॉर्ड सब मिले हुए, तो विकास कैसे हो? सोचते 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 बाल सफ़ेद हो जाए, इतना सोचा। फिर अंत में हमने कहा कि एक उस समय जो चीफ सेक्रेटरी सुखतंकर थे, सुखतंकर उस समय मुझे हमारे एक बीजेपी का मधु चौहान, वो भी उस कमेटी में थे, पर वो बोलते नहीं थे, मेरे को मेरी सपोर्ट करने के लिए रहते थे। ए मी यहाँ न तू चिंता करो ना, कहा जब भी तेरा मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना, ठीक। तो हमने सुखतंकर समिति को भाड़ूतों के विकास और भाड़ूतों का डेवलपमेंट, बिल्डिंगों का करने के लिए एक सुखतंकर कमेटी बिठाई। सुखतंकर कमेटी ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया और ने कहा कि रीडेवलपमेंट आना चाहिए झोपड़पट्टियों के लिए। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, SRA, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनी और अपने रीडेवलपमेंट का विषय आया। रीडेवलपमेंट करायचं और रीडेवलपमेंट में 70% भाड़ूत उस समय अगर इकट्ठे होके डेवलपर को बोला इनवाइट करते हैं, उसमें लैंडलॉर्ड की NOC थी, वो तकलीफ सम थी, पर उसको भी कुछ दिया जाए और डेवलपमेंट हो, और उसके लिए सरकार एक्स्ट्रा FSI देगी। पहले माड़ा में 170 फुट या 80 फुट का घर मिलता था मुफ्त में, हमने पहले 250 फुट किया कि जो प्रत्येक खोली वाला है उसको 250 फुट मिलेगा, और उसके बाद जितना एरिया है उतना मिलेगा, मैक्सिमम 800 फुट। मुझे आज बोलते हुए बहुत खुशी है कि वो बिल मैंने विधानसभा में लाया। ये जेरी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, रीडेवलपमेंट की, जारे जूने मकानों के, वो आज उस मेरे बिल से, मेरी सरकार के बिल से, सुखतंकर कमेटी के अहवाल पर वो बिल मैंने पास करवा के लिया। पास करवाने के बाद कोई था नहीं, गली गली घुमा, लोगों को, भाड़ूतों को समझाया। फिर भाड़ूतों का क्या मेंटेन, बोले आज तो हमको मुफ्त में बिजली है, मुफ्त में पानी है, मुफ्त में मेंटेनेंस है, ये होने के बाद हम तो गरीब भाड़ूत है, तो कि भाड़ूतों को जगह मिले और एक सेल कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा FSI होगी वो बेचने का अधिकार लैंडलॉर्ड को मिला और FSI दी, और 20% कॉमर्शियल वो नीचे बना सकता है। स्कीम शुरू होने में बहुत टाइम लगा, लोगों के समझ में ही नहीं आई। मैंने जगह जगह हॉलों में मीटिंग लेके इस विषय को समझाया लोगों को, और आज मुझे बोलते हुए बहुत खुशी है कि धीरे 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 वो चीज़ पिकअप हुई और भाड़ूतों ने भी समझ गए, और उसके बाद 250 था ना, उसको मैंने 300 कराया। 300 कराने के बाद 365 कराया, और उसके बाद लैंडलॉर्ड भी 100-150 फुट जगह, वो डेवलपर है, 100-150 फुट जगह देने लगा, और लोगों को 400-500 फुट का फ्लैट मिलने लगे। एक मुंबई शहर का नया माहौल बदलने लगा, लाखों लोगों के सपने साकार होते गए। जिन खोलियों में सांस लेने को जगह नहीं थी, जिन लोगों को टॉयलेट जिंदगी में देखा नहीं था,
उन लोगों के घर में टॉयलेट होने लगे। जिन लोगों ने एक खोली में टॉयलेट, किचन भी वहीं, सोना भी वहीं, धोना भी वहीं था, आज कभी जमाई आता था तो उसको एक रूम मिलता था। बेटा शादी करके आया तो आज उसको रूम दम में मिलने लगा। माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उनको आज रूम नहीं मिला। दुनिया बदल रही है और मेरी मांग ये है, और मैंने मांग को आगे तक खींचा कि 500 फुट भाड़ूत को मिलना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 400 तक तो हम पहुंच गए, आने वाले समय में 500 तक पहुंचेंगे और भाड़ूत को 500 फुट मिलेगी। और लैंड डेवलपर कुछ और ज़मीन देगा, एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट देगा और लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी। ये ज़िंदगियां मेरे बिल के कारण बन रही है। मेट्रो रेल आई, वहां के भाड़ूत जगह खोल नहीं रहे थे। माने मुख्यमंत्री जी से चलती विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस का मैं धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने कहा, मैं कहा साहब उनको इतनी जगह तो मेट्रो से भाड़ूतों को क्यों नहीं, जहां मेट्रो के लिए बिल्डिंग आ रही है। और उसी समय देवेंद्र जी खड़े हुए और उन्होंने कहा 425 फुट, 415 फुट कारपेट। आज कालबा देवी में कितना भाव है? आज रीबिल्ड बिल्डिंग होगी 50,000 का भाव होगा। आज एक एक गरीब भाड़ूत 2.25 करोड़ के भाड़ूत बन गए, जिंदगियां बन गई। और आज जो मेट्रो पे है ना, खुशी खुशी से लोगों ने जगह दी, मेट्रो का काम धड़ाके के साथ चालू है और इनकी ज़िंदगियां बदल गई। आज मैंने 500 फुट का लेके बैठा हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है वो दिन दूर नहीं जब 500 फुट मिलेंगे। बहुत से डेवलपर ने अधूरे काम छोड़ दिए। आप जा रहे हैं ना फणसवाड़ी में, देखिए सुगुन बिल्डर है, 9 साल से भाड़ूत रो रहे हैं। भाड़ूत बिल्डिंग खाली करा देता है, चंदनवाड़ी बीआईटी चाल डेवलपर बिल्डिंग खाली करा देता है। पहले देता है पैसे देता हूं मैं 20,000, 25,000, 30,000 रुपया, साल भर के बाद देना बंद कर देता है। कुमार टुकड़ा में 13-14 साल से हरीश डेवलपर है, वहां के भाड़ूत रो रहे हैं। 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बिल्डिंग खाली करा दी, पैसा देता था बंद कर दिया, लोगों के मंगलसूत्र बिक गए, बर्बाद हो गए, झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हो गए। मैंने चलती विधानसभा में देवेंद्र जी से कहा और कानून लाने के, हमारी सरकार नहीं रही परंतु हमने वो कानून को लाया और 3 साल में बिल्डर को डेवलपर को बिल्डिंग पूरी करनी होगी। और अगर 3 साल में डेवलपर बिल्डिंग नहीं करेगी तो माड़ा टेक ओवर करेगा और उसके ऊपर फौजदारी एफआईआर होगी। हुआ और फिर आज घबराए हुए डेवलपर है, सब काम में लग गए, नया विकास शुरू हो गया, लोगों को सुरक्षा मिल गई। जो डेवलपर धोखा दे रहे थे उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई होने लगी। सगुन बिल्डिंग का वापस काम शुरू हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ, कांदिवली में 8,000 टेनेंट रस्ते पे घूम रहे, पुलिस ढूंढ रही है डेवलपर को। बीआईटी चाल का काम फिर से शुरू होने के कंगार में, नहीं तो उसको अरेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें जो है भाड़ूतों के जीवन में, मुझे भाड़ूत नेता करके ही बुलाते या व्यापारियों का दलाल आज, और मैं व्यापारियों का दलाल होना मुझे मंजूर है। अगर मैं समाज के उस वर्ग का दलाल बनूं जो समाज में क्रिएटिव है, जो समाज में उत्पन्न करता है, जो समाज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान पहुंचाता है, जो टैक्स भरता है, जो देश का जिम्मेदार नागरिक है, देश के दुख और सुख में काम आता है। कोरोना में कौन काम आया? करोड़ों लोगों को खाना किसने दिया? करोड़ों लोगों को खाना किसने दिया? करोड़ों लोगों को आसरा किसने दिया? करोड़ों लोगों को पानी किसने पिलाया? व्यापारी समाज ने पिलाया। तो मैं उन व्यापारी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा। सो ये था राज के पुरोहित जी का तीसरा पार्ट। ऐसे ही आगे आपको मोटिवेशन के डोज मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए रहिए। थैंक यू।